हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं रेगुलरली? क्लास नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से लगातार प्रयास करते रहिए। फिजिक्स का होमवर्क कंप्लीट किया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिजिक्स समझ में आ रही है? अभी तो हम बेसिक टूल्स पढ़ रहे हैं। ये वो बेसिक्स टूल्स हैं जिनका आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम एक्चुअली फिजिक्स बोलते हैं, उसमें इन बेसिक्स टूल्स का क्या होगा? यूज होगा। यस, डेफिनेटली हम होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम पहले पढ़ेंगे और क्लास के एंड में हम होमवर्क का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आपको कोई भी एकेडमिक इश्यू आ रहा है, जैसे कि आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हैं एलएन प्लस पर, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो एलएन प्लस पे जाके ही पूछिएगा। ठीक है, तो कोई भी एकेडमिक क्वेरीज या कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग ट्यूटोरियल क्लासेस में जो भी आपकी फैकल्टीज हैं, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें। क्या आप लोग ट्यूटोरियल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? हर एक क्लास अटेंड करनी है बेटा। एक एक बूंद से मिला करके ही समुंदर बनता है। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर आप क्लास मिस करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी आपसे मिस हो जाएगी। तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप अपने जो भी ट्यूटोरियल क्लासेस में आपकी फैकल्टीज हैं उनके कांटेक्ट में रहिए। क्लियर? और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशंस में हम बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिक मैथ्स। मतलब हम यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। ना ही हम यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? हम सिर्फ और सिर्फ उतने ही टूल्स पढ़ेंगे जो टूल्स हमारी फिजिक्स में यूज होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टास्क दूं कि आपके एक नदी है, मतलब एक रिवर है, और उस रिवर को आपको क्रॉस करना, मतलब उस रिवर को आपको पार करना, और आपको स्विमिंग नहीं आती है। ठीक है, और मैं आपको बोट दे दूं, तो आप उस बोट में बैठ करके उस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। तो आपका मकसद क्या था? उस बोट में बैठना या रिवर को क्रॉस करना? आपका मेन पर्पस था उस रिवर को क्रॉस करना, लेकिन उस रिवर को क्रॉस करने के लिए आपको बोट की हेल्प लेनी पड़ी। तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी हमारे लिए एक ऐसा ही टूल है जो हमें आगे फिजिक्स को सीखने में हेल्प करेगा। ठीक है, हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, हम सीधे रिजल्ट्स को देखेंगे, और जो जो हमारे काम की चीजें हैं हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। मैथ्स में जब आप इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो मैथ्स में आपको बहुत डिटेल में ये सभी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। क्लियर? हाँ, सभी को अगर कोई भी मैसेज करना है तो आप मैसेज होस्ट पे ही कीजिएगा, भी को होस्ट पे मत करिएगा। ठीक है, तो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। ओके, अभी कुछ स्टूडेंट्स और भी ज्वाइन कर रहे हैं और रिलेटिवली आज जो स्ट्रेंथ है वो कम लग रही है। मुझे लगता है कि पहली क्लास है तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली क्लास मिस कर देते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। मैं बता देता हूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपकी जो रैंक आएगी वो 40-50 हजार आएगी। ठीक है, और हो सकता है कि 1 लाख के भी बाहर चली जाए। फिर मत कहिएगा कि सर मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2-3 बेसिक बातें बता देता हूँ, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम ये एडिशनल बुक सॉल्व कर लें, क्या हमें ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए? मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आप जरूर करें। क्या क्या? क्लास नोट्स, शीट,
रेस और एससीबी, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप ये 4 बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स ऑल, दैट इज सफिशिएंट। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। सर ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या होता है? कि अगर आपको नींद में सोते हुए भी कोई पूछ लेना कि ऐसा हमने क्यों किया है, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही सॉल्व क्यों किया है, अगर सपोज कोई आपका फ्रेंड ही आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप उसे इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए कि वो कहे एंड में कि भाई मजा आ गया, इतने अच्छे से तो मेरे टीचर्स ने भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इस लेवल का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे नहीं पता कि तुम इसके अलावा क्या करते हो, मेरे लिए ये पहली प्रायोरिटी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुम लोगों को, इतना करने में भी लोगों की बैंड बज जाती है। तुम इसके अलावा क्या करते हो आई डोंट केयर, लेकिन ये मुझे कमिटमेंट दो, ये शपथ लो आज, और अपने सिग्नेचर करके एक नोटबुक में ये चारों चीजें लिख करके अपनी डेस्क पे, टेबल पे, आप जहां भी बैठ करके पढ़ते हैं, सामने लगा देना कि सर नेक्स्ट 6 मंथ तक, कब तक? अप टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स सर मैं एक एक क्वेश्चन जो आप होमवर्क में देंगे, जो क्लास नोट्स में कराएंगे, जो भी डिस्कशन होगा, मतलब ये जो आपको मैं 4 चीजें दिखा रहा हूँ कि सर मैं एक एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूंगा, तुम बस मुझे अगले 6 महीने तक ये करके दिखा दो। आफ्टर द 6 मंथ तुम खुद कहोगे कि सर सिलेक्शन तो मेरा पक्का है, अब तो आप ये बताओ कि टॉप रैंक के लिए मुझे कैसे फाइट करनी है। तो आज लिख करके अपने सिग्नेचर करके, आदित्य आनंद ने अपने सिग्नेचर किए, अपने आप से कमिटमेंट किया। कमिटमेंट का मतलब समझते हो ना? शपथ ली है कि मैं ये तो करूंगा ही करूंगा, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसने ये बहुत अच्छे से कर लिया, उसकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 2000 तो लिखी हुई है, टॉप 2000 तो फिक्स होगी। और ये करना इतना आसान टास्क नहीं है, अभी तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा। मैं जानता हूं कि जब मैं किसी भी बैच में जाकर के ये बातें बोलता हूं इनिशियल स्टेज में, तो मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं बस सर इतना सा करने से आईआईटी हो जाती है। मैं कहता हूँ हाँ बेटा हो जाती है, बस सर इतना इतना तो मैं कर लूंगा। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल करो, तुम कर लोगे तो तुम आईआईटी में पहुंच जाओगे, तुम अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। और फिर यही सवाल मैं उनसे आफ्टर 2 मंथ्स पूछता हूँ, 2 महीने बाद पूछता हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने ये पूरी शीट, क्लास नोट्स, रेस और एससीबी बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व करी है। तो मुझे उस पूरे बैच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज तक 5 to 10% ही स्टूडेंट मिलते हैं। और स्टूडेंट्स के साथ सर मेरा रेस में ये बचा हुआ है, सर मेरा शीट में ये रह गया, सर मैंने रिवीजन नहीं किया, मेरे को क्लास नोट्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मुझे इस तरीके की क्वेरीज देखने को मिलती है। तो अब याद रखना, ठीक है, अप टू द 6 मंथ का मतलब है लगभग दिवाली तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये करना है, याद रखिएगा, 6 महीने पूरी जान लगा करके मेहनत कर लो, उसके बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर थ्योरी के लिए कौन सी बुक रेफर करें क्या? बेटा क्लास में जब तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही रहे हैं ना। तो पहले जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत प्रॉपर्ली करें, और ट्रस्ट मी, अगर जब भी ऑफलाइन क्लासेस खुलती हैं और आपकी जब भी अगर मुझसे मुलाकात होगी और आपको ये लगता है कि सर आपने जो मुझे बोला था ना, आपने जो मुझे कमिट किया था कि मुझे शीट, रेस, एससीवी सब कुछ प्रॉपर्ली सॉल्व करनी है, और सर मैं वो स्टूडेंट हूँ, मैंने एक एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व किया है, मुझे सारे क्वेश्चन डिटेल में आते हैं, तो प्लीज जब भी ऑफलाइन क्लासेस खुले तो पर्सनली मुझसे आकर के जरूर आप मिलिएगा, मुझे बताइएगा, और फिर मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट रहेगा, और वो गिफ्ट क्या रहेगा, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं यही है ब्रह्मास्त्र जो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यही है सब कुछ, ये करना है बहुत प्रॉपरली। चलिए, कमिटमेंट दे रहे हैं, कितने लोग कमिट कर रहे हैं कि सर आपने आज जो बोला है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं ये करके रहूंगा, ठीक है। बस 6 महीने कर लो,
बिल्कुल। उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे 100 मंजिल चढ़नी है तो पहली 10 मंजिल पर मुझे बहुत सेफ्टी और कंसर्न होकर के चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं इतना परिपक्व हो जाऊंगा कि आगे की जर्नी में मुझे क्या करना है, कब कैसे करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, ये मेरा कमिटमेंट है और मुझे बिलीव है, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इट्स माय एक्सपीरियंस। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मुझे आकर के अपनी स्टोरीज बताते हैं कि सर आपने जो बताया था ना सर, मैंने वो फॉलो किया और सर आज मैं इस आईआईटी में इस ब्रांच में हूँ। तो देख लो बेटा, ये तुम्हें करना है, इसके अलावा क्या करना है क्या नहीं करना वो बात की बातें हैं, लेकिन दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए आप क्लास नोट्स को रेफर करें, उनको पढ़ें। देखो मैं बता देता हूँ, मैं ये वाली बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर साल के एक्सपीरियंस से मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि मैं जब भी स्टूडेंट्स को कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो वो उन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और वो सोचते हैं, देखना सुन लेना, वो क्या सोचते हैं कि यार इसको किसी बुक से थ्योरी से पढ़ के समझ लूंगा, और फिर वो रैंडमली कोई भी बुक्स उठा लेते हैं, क्योंकि आजकल फ्री का ज्ञान बहुत मिलता है। अगर आप नेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें तो आपको फ्री का बहुत सारा ज्ञान मिलता है और हमें लगता है वो फ्री का ज्ञान हमारा बहुत बेनिफिट कर रहा है। तो हम इधर-उधर से कोई भी बुक उठा लेते हैं, वहां से थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। अब जब थ्योरी पढ़ते हैं किसी बुक से तो लगता है यार सर ने कुछ अलग तरीके से बताया था, इस बुक में कुछ और लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा बुक गलत है, बुक का बताने का अंदाज अलग है, मेरा बताने का अंदाज अपना अलग है। अब क्या है कि दो लोगों की बातें जब हम सुनते हैं अलग-अलग अंदाज में, तो हमें लगता है कि हमें कौन-सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, हमें कौन-सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए। और फिर पता है वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? वहाँ क्या क्रिएट होता है? वहाँ क्रिएट होता है कन्फ्यूजन। फिर स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि मैं किन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करूं जो सर ने बताए हैं उनको, जो बुक्स में लिखे हुए हैं उनको, और इन कंफ्यूजन्स में वो अपना परफॉर्मेंस डाउन करने लगता है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे से तुमने कमिट किया है, अब मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि तुम सब ईमानदार इतने तो होगे, और नहीं हो तो बन जाओ कि ये करके दिखाओगे मुझे। क्लियर? चलिए ठीक है। तो जब भी ऑफलाइन में मिलेंगे और अगर आपको लगे कि आपने ये सब कुछ किया है तो मुलाकात अपनी निश्चित है। क्लियर? एक स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे यही कॉन्फिडेंस चाहिए, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं यहाँ पे अंकित कुमार कि सर आप तो अपना गिफ्ट तैयार रखिए। बिल्कुल बेटा, गिफ्ट तैयार है, तुम भी एकदम तैयार रहो फिर। तो चलिए डिस्कशन क्लास के एंड में करते हैं, अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके? बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ में सबसे पहले हम बहुत बेसिक बेसिक बातें करेंगे, नाम से भी समझ में आ रहा है बेसिक, और हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको पता भी हो, तो भी ओवर स्मार्ट मत बनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। डेफिनेटली अगले 1 घंटे में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होंगी, और वो हमें आगे की फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज आएंगी। मेरे लिए ये चैप्टर है तो एक लेक्चर का ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो फिजिक्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब ये नाव है जो आपको उस नदी को क्रॉस कराने में हेल्प करेगी, है ना? तो अब अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं रहे, तो पता है फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती, और फिर आप कहोगे कि सर मेरे बेसिक्स तो क्लियर नहीं है यार, मैं क्या करूं? है? तो इसलिए याद रखना, मैं ये सुनना नहीं चाहता कि सर मेरी बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है। तो भैया ये बेसिक मैथ क्लियर रखनी है, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन, तुमने अभी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, तुमने हर क्वेश्चन में देखा होगा पहले हम फिजिक्स अप्लाई करते हैं, और फिजिक्स अप्लाई करने के लिए फाइनली आंसर तक पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज करना पड़ता है ना। अरे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो याद रखें, ठीक है? तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर मेरी मैथ्स वीक रह गई, या सर मुझे मैथ्स में वो नहीं आता था इसलिए मेरी फिजिक्स नहीं हुई। क्योंकि एज अ फिजिक्स फैकल्टी ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक स्टूडेंट जिसको फिजिक्स आती है फिर भी वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहा कि उसकी मैथ्स वीक है। क्लियर? तो मैं वो सारे टूल्स बता दे रहा हूँ जिससे हमारी फिजिक्स सॉल्व होगी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है नालायक, उदयमन, इतनी देर से जान लगा देंगे सर, जान लगा देंगे। अरे बेटा जान बचा करके रखो, जान है तो जहान है, जान लगाओ मत, दिमाग लगाओ, है ना? कुश्ती थोड़ी ना हो रही है। चलिए
एक बात बताइए, ये आपके लिए ब्लैक स्क्रीन बेटर है या इससे पहले जो मैं व्हाइट स्क्रीन यूज करता था वो बेटर है? ओके। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब लगभग 70 टू 80% जनता ब्लैक पर वोट दे रही है। ओके, ब्लैक को हम फॉलो करेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि व्हाइट स्क्रीन के कारण उनकी आईज में काफी ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाता है या काफी ज्यादा पेन फील करते हैं, काफी लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन चेंज कर दी है। ओके, नाइस। चलिए बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और उनका रूल क्या होता है उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 और मान लीजिए ये एंगल थीटा है। तो आपको ये बात समझ में आती होगी, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा हम जिसको ले रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, ये लेंथ आपके लिए क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी आपका P, ये होगा बेस और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। PV और H में आपको रिलेशन पता ही होगा, पाइथागोरस आप पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर क्या होगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही फिक्स है, यही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा ये इस पर बात डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर आपने ये एंगल लिया है तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये है। अगर आप सपोज ये वाला एंगल लेते तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये साइड होती, तो उस केस में जो ये अभी आपने बेस लिखा है वो आपके लिए परपेंडिकुलर बन जाता। मतलब परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं। क्लियर? तो ये वाली चीज आपको पता होगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू खुद से लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है। मुझे उम्मीद है सभी को याद होगा, 10वीं पास हो, अरे मैं भूल जाता हूँ, पास नहीं हो प्रमोट हो, सॉरी भाई सॉरी, है ना। हाँ, तो साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच। सोचते हो यार सर बेइज्जती कर देते हैं यार, हाँ कोई बात नहीं, हमारी कौन सी इज्जत है भैया। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बहुत बढ़िया, लिखते जाओ, तुम्हें मुझे नहीं लगता कि देखने की जरूरत है, कॉपी में फटाफट लिख लो। H अपॉन P, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की जुगाड़ भी बताई जाती थी याद करने के लिए बचपन में जब हम पढ़ते थे। सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, कॉट थीटा क्या लिखोगे? B बाय P, है ना। इसको इस तरीके से लिखा जाता था, HHB। बहुत अलग अलग, पंडित बद्री प्रसाद, है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वो तो जुगाड़ है, ठीक है, याद रखने की, और वो जुगाड़ आप लोगों को आती होगी, इंडियंस हो यार। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे देखता हूँ यूपी बिहार के बहुत है, यूपी बिहार के लोगों को कुछ आता हो या ना आता हो, जुगाड़ लगाना जरूर आती है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको पता ही है, साइन थीटा बराबर क्या हम इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा लिख सकते हैं? बहुत अच्छे। कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। देखो मैंने दूसरी स्टेट का नाम नहीं लिया है तो ऑफेंसिव फील ना करें, ठीक है। एक स्टूडेंट हरियाणा के कह रहे हैं, अरे सर हरियाणा वाले, प्लीज प्लीज डोंट गेट ऑफेंसिव, इट्स अ जनरल जोक, है ना। दिल पे ले लेते हो यार तुम लोग, बहुत इमोशनल। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है, ये बात पता होगी। इसी तरीके से कुछ आइडेंटिटीज थी, वो आइडेंटिटीज क्या है जो हम यूज करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जस्ट रिवीजन चल रहा है, यहाँ कुछ रॉकेट साइंस तो मैं बता नहीं रहा तुम्हें, ये सब जानते हो तुम। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पता है ये सब? पढ़े हो जीवन में, देखे हो कभी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? ओके, अभी तक मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई है जो आपको याद नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात याद रखना, ये
ये जो भी चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होंगी, है ना। अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, मतलब उसका कोई भी एक एंगल 90 नहीं है, तो उस केस में देयर इज नो मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एंड नो मीनिंग ऑफ बेस। मतलब ये चीज आप जरूर लिख लेना, ये सारी चीजें जो बताई हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद क्या होगा कि मैंने एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है, और उस ट्राइंगल में एक एंगल सपोज दे दिया 120, एक है 30 तो दूसरा भी 30, तो उसमें भी तुम यही सब चीज लगाने लगोगे। अरे देयर इज अ मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीजें कब वैलिड है, जब ट्रायंगल क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या सब ट्रायंगल्स के लिए लगा देंगे क्या? नहीं, उसका एक एंगल एटलीस्ट 90 होना चाहिए। तो ये भी लिख लेना, मुझे मालूम है तुम कितने विद्वान हो, कुछ दिन बाद इमोशनल होकर कोई भी ट्रायंगल दिखाई देगा, लगाना शुरू कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप ये सारी वैल्यूज 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ी हैं तो एक बार देख लीजिए जस्ट फॉर क्विक रिवीजन, और इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी स्पेस छोड़ दीजिएगा और बाद में हैंडआउट से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर एंगल्स दिए हुए हैं ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो एंगल्स लिखे हुए हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है, ठीक है। तो ये एंगल्स ऊपर रेडियन में लिखे हुए हैं, ये रेडियन और डिग्री को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए आप वो रिलेशन यूज कर सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो उसी रिलेशन से हमने ये वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे थोड़ी देर बाद, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये वैल्यूज आपको याद है? अगर याद नहीं है तो कर लो, बहुत सिंपल से बात है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 और 90, एटलीस्ट ये वैल्यूज तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसी तरीके से कॉस थीटा में जस्ट उसका रिवर्स चलना शुरू कर दो, जब साइन थीटा में आप ऐसे चले हो तो यहाँ पर इन वैल्यूज को ऐसे चलना शुरू कर दोगे तो कॉस मिल जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप जानते हैं, यहाँ पे ये रिलेशन भी लिख लीजिएगा, एकदम से याद आ गया तो मैंने। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो देखो ये वैल्यूज आपको नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखनी है। क्या सबको याद रहेंगी ये वैल्यूज? वैसे तो उम्मीद है सभी को याद होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखें ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज ये वाली साइड लेंथ है 3, ये वाली है 4, तो पाइथागोरस से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 3 है ये 4 है तो जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा, 5, ठीक। अब देखना ध्यान से, अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल दिखाई देता है 3 4 5, ठीक है, ट्रिपलेट, तो अब ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री। याद रखना, इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। जब भी तुम आगे जाकर के फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 30% क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें ये एंगल यूज हो रहा होगा। अब इतने समझदार हो, ये 37 है तो ये 53 होगा, ये दो एंगल है, ठीक है। लॉजिकली याद रखा जा सकता है, क्योंकि जो एंगल 37 है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो कम होनी चाहिए, और जो 53 एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें कंफ्यूजन यहीं पे आता है कि 3 कहाँ आएगा 4 कहाँ आएगा। तो भैया ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैथ्स में कि अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड की लेंथ भी छोटी होगी, तो 53 डिग्री के सामने वाली लेंथ ज्यादा होगी और 37 के सामने वाली लेंथ कम होगी। तो ये ट्रायंगल याद रहेगा। अब देखना यहाँ पर एक सिंपल सी बात, जल्दी से बताना, साइन 37 की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन 37 की, साइन 37 क्या होगा, 3/4। ये ट्रायंगल याद रहेगा तो सारी वैल्यू लिख सकते हो। 3/4 होगा, हो 3/4 नहीं भाई, 3/5 होगा, ठीक है, बहुत अच्छे।
साइन 53 बता पाओगे? अब तुम जब साइन 53 लिख रहे हो तो तुम खुद देखना ये एंगल 53 है और इसके सामने वाली साइड क्या है, ये 4। तो आपके लिए अभी परपेंडिकुलर लेंथ 4 हो जाएगी ना। तो साइन 53 की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे? बहुत अच्छे, लिखते जाएं सभी लोग साथ ही साथ, 4/5। बहुत अच्छे। cos 37 की वैल्यू बताना क्या होगी? cos 37 की वैल्यू बेस क्या है इस समय? जब 37 एंगल लेंगे तो बेस 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं जनाब cos 53 की वैल्यू, एक बात बताओ, जब आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये आपके लिए P है, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ है, और ये वाली लेंथ आपके लिए क्या हो जाएगी? बेस। तो बताना cos 53 की वैल्यू क्या लिखेंगे? cos 53 की वैल्यू होगी 3/5। ठीक है, याद रहेगा? सभी को याद रहेगा? इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, घूंट के पी लेना बेटा आज ही। देखो लॉजिक से हमें याद रहता है, हमें ये तो याद रहता है कि एक वैल्यू 3/5 आती है, एक वैल्यू 4/5 आती है। आज तो मैं बता रहा हूं तो सबको सब कुछ याद है। 5 दिन बाद तुम्हें कंफ्यूजन होगा कौन 3/5 था और कौन 4/5 था। तो अगर आपने लॉजिकली याद किया है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जिसको ये वाला ट्राइंगल याद है उसे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पूछ लूं, तो अगर आपको ये ट्रायंगल याद है और एंगल याद है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बता पाओगे क्या? चलो ठीक है, 1037 की वैल्यू बता दो, जल्दी बता दो। अच्छा चलो 1053 की बता दो, 1053 की। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा सभी को? बहुत सही, ठीक। अब देखना यहाँ पे इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई ट्रायंगल 3, 4, 5 का दिखाई देता है तो ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री, और ये एंगल होगा 53 डिग्री। अब देखिए कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। आपको जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी तो वहां पे ये 11th क्लास में काफी डिटेल में बताए जाएंगे। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम? वहां पे आपको प्रूफ्स भी बताए जाएंगे, हम प्रूफ्स नहीं देख रहे हैं, बस फॉर्मूले याद कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लिखते जाइएगा। इसी तरीके से अगर साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू पूछी जाए तो बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जहां प्लस आ रहा था वहां पे बस माइनस आ जाता है, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ली जाए वैल्यू किसकी? कॉस ऑफ ए प्लस बी की, किसकी वैल्यू पूछ ली जाए? कॉस ऑफ ए प्लस बी की। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू देखना, ध्यान से सुनना, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये याद करने हैं आपको, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। और मैथ्स में तो आपको इतनी बार यूज होगा, इतनी बार यूज होगा कि अगर याद भी नहीं किया होगा ना तो मजबूरी हो जाएगी तुम्हें कि इतनी बार तुम लिखना सीख जाओगे कि तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा। तो cos ऑफ a प्लस बी की वैल्यू होती है cos a इंटू कॉस बी माइनस, कॉस में थोड़ा सा चेंज आता है, यहाँ प्लस होता है लेकिन फॉर्मूला जब एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन a इंटू साइन बी। और जब a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं cos का तो a माइनस बी में उल्टा हो जाता है, cos a इंटू कॉस बी रहता है लेकिन माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan ऑफ a प्लस बी, नहीं इसका प्रूफ आपको मैथ्स में कराया जाएगा बेटा। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि हम अभी प्रूफ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इनके रिजल्ट्स देख रहे हैं ना। अगर मैं भी प्रूफ ही कराने लग जाऊंगा तो मैथ्स भी मैंने ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर मैथ्स वाले सर क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी तो आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है, मैथ्स में आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, अब देखो ये चीजें याद कर लेना, ठीक। अब यहां पर एक और चीज, साइन 2 थीटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब देखो साइन 2 थीटा कैसे बना?
अगर तुम्हें साइन 2 थीटा बनाना है तो तुम इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले फॉर्मूले को देख पा रहे हो? मतलब मैं ये कह सकता हूं ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर कर दें। अगर ए बराबर बी और ये बराबर थीटा हो जाए तो ये फॉर्मूला अपने आप क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। मतलब एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाए तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, हम ऊपर वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। तो देखना इस फॉर्मूले में ए और बी दोनों बराबर हो गए, ए और बी बराबर हो गए तो आप इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो उसको। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसे ही cos 2 थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू। तुम खुद देखो यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, कहां से निकालेंगे, a प्लस बी की वैल्यू बराबर कर दें। इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर a बराबर b कर दोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसी एक्सप्रेशन को देखना क्या लिखोगे, cos थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे लिखा हमने, बता सकते हो कैसे लिखा है ये हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने आइडेंटिटी से लिखी है, ऊपर आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पर। ये देखो ये वाली आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली पुट कर दिया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इसी को अगर साइन के टर्म्स में लिखना चाहते हो, साइन के टर्म्स में, तो साइन के टर्म्स में इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको हाफ एंगल्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने यहाँ पे एंगल यूज किया था 2 थीटा और आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें थीटा आ रहा है। अरे आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? हाँ आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो बार बार आप मैसेज टाइप ना करें, अदरवाइज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपकी मिस हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी आई हो तो प्लीज नोट डाउन इट, ठीक है। और इसको हम बाद में या तो डिस्कस करेंगे या फिर ट्यूटोरियल क्लासेस में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब आपको लग रहा होगा कि इन वैल्यूज को आपको क्यों याद कराया गया है ना। अब देखना ये वैल्यूज आपको याद हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब तुम कहोगे अरे यार सर हमने तो 30 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है, 45 पढ़ी है, 60 पढ़ी है, 90 पढ़ी है, आप तो 75 पूछ लिए, ये क्या मजाक है। बताओ कैसे करेंगे। अगर साइन 75 की वैल्यू पूछी गई है तो अपन लोग 75 को तोड़ सकते हैं दो नोन एंगल में। तुम्हें किस किस की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है और 30 की पता है, कि 75 को ऐसे लिखा जा सकता है 45 प्लस 30। अब आप जान रहे हैं ये फॉर्मूला आपका कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया, जिसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 और बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 30। क्या आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, बताओ जल्दी से, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखोगे, साइन ए, जल्दी लिखो वैल्यू निकालो उसकी, साइन ए इंटू कॉस 30 कॉस बी प्लस, देखो ये मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और फिर आप क्या लिखेंगे, कॉस 45 इंटू साइन 30। अब आप इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। ये वैल्यूज याद हैं तभी होगा ये सवाल, और ये याद कर लेना अगर याद नहीं है तो बताओ यहाँ से ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, 2√2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाता है √3 + 1 अपॉन 2√2। क्या सभी का सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
तो मतलब आप निकाल सकते हैं ना ये वैल्यू। अच्छा एक और क्वेश्चन कर दो फिर, साइन 15 की वैल्यू क्या लिखोगे? 15 की एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर साइन ऑफ ए प्लस बी को आपने साइन ए प्लस साइन बी क्यों नहीं लिखा? बेटा ये आइडेंटिटी ये है ना, इसको पढ़ो। साइन ए प्लस बी ये एंगल है, ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। साइन ऑफ ए प्लस बी अगर है तो आप इसको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखेंगे। ये तो तुमने गजब बेटा वही टोपीबाज वाली बात कर दी। इफ आई विल आस्क यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं क्या? हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है? देखें ध्यान से, साइन 15 को तोड़ना है, बताओ साइन 15 को कैसे तोड़ोगे? कैसे लिख सकते हो? एक एंगल 45 और दूसरा एंगल 30, तो 45 माइनस 30 क्या आपके पास 15 बन जाएगा? अब साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको ऊपर बताया था मैंने, ये लिखा हुआ है, जल्दी से उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करो। क्या लिखोगे? साइन 45 देखो जल्दी इंटू कॉस 30, लेकिन अब प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस। क्या लिखोगे? कॉस 45 इंटू साइन 30। ए और बी को इंटरचेंज कर दिया गया है। बताओ जल्दी से, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो देखो ऊपर जो फॉर्मूला आ रहा था उसमें बस थोड़ा सा चेंज है, जहां पर प्लस आ रहा था उसकी जगह माइनस आ रहा है। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय द 2√2। दिस इज द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सॉल्व कर पाओगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा एक और सवाल बता देना जल्दी से, साइन 74 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 74 74 की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो जरा ध्यान से, एक बात बताओ, 74 डिग्री क्या 2 इंटू 37 है? अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, याद करो, साइन 2 थीटा। इस साइन 74 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन 2 इंटू थीटा, और थीटा कितना है? 37 डिग्री। क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी आपने देखा था? कितना आ रहा था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप उसका यहाँ पे यूज करें तो जरा देखें ध्यान से, क्या लिखेंगे इसी चीज को? 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37। क्या साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू याद है? अभी नोट करिए, देखो ध्यान से, साइन 37 की वैल्यू जनाब कितनी आ रही थी? साइन 37 की वैल्यू 3/5। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉस 37 की वैल्यू बताओ, कॉस 37 की वैल्यू क्या लिखोगे? 4/5। तो यहां से ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है? 24/25। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये वाले जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं ना, कौन से वाले फॉर्मूले? ये देखना ध्यान से, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, वेक्टर्स, उसमें इस फॉर्मूले का बहुत यूज आएगा। कहीं कहीं पे क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले की वजह से अटक रहा होगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद रहेगा? बेसिक चीजें बता रहा हूं, कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लग रही है बेटे। बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं कि कैसे चीजों को यूज करना है। आगे बढ़ते हैं फिर। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। हाँ, अब देखना, आपको मैंने एंगल तो पढ़ाया था, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। एंगल यूनिट एंड डायमेंशन में अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, एल किसकी लेंथ है? लेंथ ऑफ आर्क। और ये रेडियस है आर, आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। तो एक बात बताओ,
यहाँ पे तुम थीटा की वैल्यू क्या लिखते थे? थीटा इज डिफाइंड एज व्हाट? द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये बात याद है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, आप यहाँ बात दोबारा से क्यों बता रहे हैं? यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस करते हैं तो यहां से जो थीटा होता है इट इज इन रेडियन। हमेशा याद रखना ये थीटा डिग्री में नहीं होता, लिख लो। ये थीटा हमेशा रेडियन में होता है। मतलब इस एक्सप्रेशन से अगर मैं एल बराबर, अगर मुझसे कोई लेंथ ऑफ आर्क पूछता है तो लेंथ बराबर जब आर इंटू थीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? आर इंटू थीटा लिखूंगा। तो हमेशा याद रखना उसमें थीटा तुम डिग्री में पुट करोगे या रेडियन में, हमेशा तुम्हें रेडियन में पुट करना है। ठीक है, मस्ट बी इन रेडियन। क्लियर? अब एक रिलेशन आपको पता है, रेडियन और डिग्री में रिलेशन मैंने बताया था, याद है क्या? पाई रेडियन बराबर कितनी डिग्री था? अगर पाई रेडियन है तो पाई रेडियन बराबर कितना था? एक 360। अरे गजब कर रहे हो यार, 360 थोड़ी ना था। पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री था? 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो इस रिलेशन को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बात बताओ, एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होगा? एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? एक रेडियन में होंगे 180 अपॉन पाई डिग्री। यूनिटरी मेथड, डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे अगर ये निकालना है तो 1 डिग्री बराबर आप क्या लिखेंगे? पाई बाय 180। क्या ये बात समझ आ गई है? सिंपल सा इस वाले रिलेशन का हमने यूज किया है, बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंपल सिंपल चीजें हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। सर ये हमें क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि कभी कभी आपके पास क्या होगा, एंगल रेडियन में दिया होगा और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। अगर रेडियन में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको ये रिलेशंस का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है कि डिग्री में दिया है रेडियन में बताओ, रेडियन में दिया है डिग्री में बताओ। तो यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करिएगा उन क्वेश्चंस को। कन्वर्ट एंगल्स इनटू रेडियन। आपको एंगल डिग्री में दिए हुए हैं, उनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला सवाल 90 डिग्री, 90 डिग्री कितने रेडियन होगा ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आपको पता है कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 90 डिग्री में ये लिखा हुआ है, 1 डिग्री में ये ऊपर लिखा हुआ है इतने रेडियन है, पाई बाय 180। तो 90 डिग्री में कैसे निकालोगे? तो 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 90 इंटू पाई बाय 180। समझ में आया? एक डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस हैं, तो 90 डिग्री में कितने होंगे? 90 इंटू पाई बाय 180। देखो यार ये तो बताने वाली चीज है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो ये वैल्यू कितनी लिख सकते हो, कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो आज के बाद याद रखना, अगर एंगल पाई बाई 2 रेडियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है? इट मस्ट बी अ 90 डिग्री। तो याद रखना कि अगर डिग्री में एंगल दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चंस और पूछ लेता हूँ जल्दी जल्दी। 60 डिग्री बता दो, लिखते जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको। 105 डिग्री बता दो। अगर नहीं हो पा रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करना है तुम्हें, ये कोई बताने वाली चीजें नहीं है। 12 डिग्री, 120 डिग्री, लिख दो बेटा वैल्यू जल्दी। बस पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना है, जल्दी लिख लो। बस लिखवा रहा हूँ मैं, बताने वाली चीजें नहीं है, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? पाई बाई 3, 105 डिग्री, 105 डिग्री क्या करना चाहिए? 105 इंटू पाई बाई 180, आपको दिख रहा होगा 15 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना बन रहा है? बहुत बढ़िया, 7 पाई बाई 12। 12 डिग्री को क्या लिखोगे?
12 डिग्री को लिखो जल्दी से। बहुत अच्छे। 12 डिग्री को कितना लिख देंगे? पाई बाय 15 रेडियन। 120 डिग्री को क्या लिखोगे? पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर है? अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है, इसमें डिग्री में, तो क्या उसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं? मान लो कल आपसे यही सवाल पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाता कि ये बताओ कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाता तो आप आर इंटू थीटा करते, तो वहां पे जो थीटा एंगल लिखते वो किस में लिखते? डिग्री में, रेडियन में? रेडियन में लिखते। आप खुद देखें यहाँ पे। आपको एक बात बताओ, एक और बात बताना, 360 डिग्री को क्या लिखोगे? 2 पाई। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से चेक कर लो। एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो आप खुद देखो यहाँ पे, जब थीटा की वैल्यू रेडियन में रखोगे तभी तो आएगा। और 360 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है? 2 पाई। तो 2 पाई इंटू आर विल बी द लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस। ठीक है। हाँ, ये वैल्यू थोड़ा गलती हो गई, ये 120 डिग्री कितना होगा? 2 पाई बाय 3। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखें सभी लोग, चेक करें क्या सभी का सही था? किसी को कोई दिक्कत? हाँ बेटा, 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 रेडियन होगा। बिल्कुल। क्या एंगल्स डिग्री में दिए रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे? इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या? कन्वर्ट एंगल इनटू डिग्री, ऐसा भी हो सकता है। आपको एंगल रेडियन में दिया हो और आपसे बोला जाए डिग्री में कन्वर्ट करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे सबसे सिंपल सा सवाल पूछूं, 3 पाई बाय 4 रेडियन, ये कितनी डिग्री होगा? आप ऊपर देख चुके हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा? ये वाला, क्योंकि एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। तो अगर आपसे 3 पाई बाय 4 रेडियन में डिग्री पूछा जा रहा है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है? 3 पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 180। बहुत अच्छे। उल्टा लिख दिया, सॉरी। हाँ, इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर? उल्टा करना है। जैसे ऊपर अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे पाई बाय 180 का, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180 अपॉन पाई का। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं 3 पाई बाय 4 आपके लिए एंगल कितना बन जाएगा? 135 डिग्री। 45 डिग्री नहीं बेटा, 135 डिग्री। ठीक, ठीक है। एक और सिंपल सा सवाल। ठीक है, 7 पाई बाय 15 रेडियन कितना होगा? हाँ, रेडियन का सिंबल RAD होता है। ठीक, 7 पाई बाय 15 रेडियन कितना होगा? क्या करना है? 7 पाई बाय 15 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करो, इतना कितना आ रहा है? ये 84 डिग्री। समझ आ गया सभी को? कर पाओगे? कोई भी क्वेश्चन? चलो एक लास्ट, 5 पाई बाय 3 रेडियन कितना होगा? 5 पाई बाय 3 रेडियन कितना होगा? 5 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे? बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो एंगल आपको डिग्री में दिया हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है रेडियन में बताओ कितना होगा। रेडियन में दिया है तो पूछा जा सकता है कि डिग्री में क्या होगा। आप देख पा रहे हैं, बस हमारे लिए ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इसी की हेल्प से हम एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल आपके लिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल दूंगा, है ना? बस आंसर सही निकाल देना। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और 2 मीटर रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, इस आर्क की लेंथ है L। बताओ L की वैल्यू क्या होगी? हाँ बेटा, मैं डिस्कशन करूंगा। जो भी आपका होमवर्क है उसका डिस्कशन मैं करूंगा। ठीक है, बता यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी? वाह भाई वाह,
हिमांशु बता रहे हैं 120 होगी। हाँ, जो बोल रहा था वही गलती कर दी, जो बोल रहा था वही गलती कर दी। थीटा रेडियन में लेना है या डिग्री में? कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, देखना भाई सब, कुछ स्टूडेंट कहते हैं अरे सर, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक्स पे थोड़ा फोकस करो, जब बेसिक्स बताता हूँ तो ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहते हैं, मैंने कहा लेंथ ऑफ आर्क बताओ, लोग कहते हैं सर आर इंटू थीटा। मैंने कहा अच्छा, आर कितना है 2, तो थीटा कितना है, थीटा से 60, तो आंसर मेरा 120। बेटा ये सही है क्या? ये गलत है, क्योंकि तुमने यहाँ थीटा की जो वैल्यू पुट करी है ये डिग्री में रखनी है क्या? थीटा की वैल्यू किस में रखनी है? रेडियन में रखनी है। इतनी देर से यही तो समझा रहा था, मुझे पता था तुम यही गड़बड़ करोगे। काफी सारे स्टूडेंट ने सही किया है। 60 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो बताओ 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखोगे? π/3। तो यहाँ पे 2 इंटू 60 या फिर π/3 रेडियन, 2 इंटू π/3। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाती है? 2π/3 मीटर। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 22/7। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44/21 मीटर। दिस इज योर आंसर। लिख लेना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, तब हंस रहे थे, अरे सर क्या बता रहे हैं, बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं, ये सब तो हमें आता है, और अभी गलती कर दी। बस इमोशनल हो जाते हैं। एंगल देखा 60, हाँ हाँ चलो चलन दो चलन दो। अरे भैया रुक जाओ, देखो तो सही, जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में है या रेडियन में है। क्लियर? तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 44/21 मीटर। बेटा लेंथ है ना, लेंथ। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर लेंथ में मीटर कैसे आया? बेटा किसी की लेंथ मीटर में काउंट करोगे या एंगल में? ये आर्क की लेंथ है तो लेंथ तो मीटर में ही होगी ना। एंगल की यूनिट रेडियन होती है, लेकिन लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ओके, तो L बराबर R इंटू थीटा। तो यहाँ पे आपके पास लेंथ आ जाती है 44/21। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगी। ये पढ़ लेना। देखें क्या है, स्मॉल एंगल approximation। हाँ, आंसर अगर आप पाई में छोड़ देंगे तो भी करेक्ट होगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, देखें ध्यान से। इफ देखें, अगर थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू? थीटा, थीटा इज एंगल लेस देन 10 डिग्री, और ये होती है इन दैट सिचुएशन, ऐसे एंगल्स को हम स्मॉल बोलते हैं। पहले तो इस बात को समझ लो, स्मॉल एंगल्स। सर स्मॉल कौन सा एंगल होगा? तो ऐसे एंगल्स जो 10 डिग्री से कम, मतलब 0 से 10 के बीच में जो लाई करते हैं उनको स्मॉल एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, कितनी स्मॉल? 10 डिग्री से कम है, तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली टेन थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू इसके बराबर आती है। लेकिन याद रखना, जब साइन थीटा बराबर थीटा कर रहे हो तो यहाँ पे थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करें। साइन थीटा बराबर थीटा करने में थीटा की जो वैल्यू है वो मस्ट बी रेडियन में होनी चाहिए। तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है, सर कितना स्मॉल? अगर एंगल 10 डिग्री से कम है तो हम सिंपली साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू किस में होगी? जल्दी बताओ, थीटा की वैल्यू डिग्री या रेडियन? रेडियन में होगी। तो आपको यहाँ से देख करके एक और बात समझ में आ गई कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? टेन थीटा, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी? थीटा के बराबर।
आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, ये इस तरीके से सांप बना दिया है, देखा ना? इस सांप सा जो बना हुआ है ना, ये आपको क्या बता रहा है? एग्जैक्टली बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लगभग एक समान आती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू में, और इस अप्रोक्सीमेशन से जो वैल्यू निकाल रहे हो उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं बहुत कम एरर होता है, इसलिए हम इस तरीके के अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं। जैसे सिंपल सा एक सवाल दूंगा, सवाल का जवाब आप देंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन, इफ आई विल आस्क यू कि y बराबर साइन 2 डिग्री है, साइन 2 डिग्री, अब बताओ y बराबर अगर साइन 2 डिग्री है तो आप यहां पर y की वैल्यू क्या लिखेंगे? देखो देखो, क्या यहाँ पे सीधे मैं इस वैल्यू को, ऊपर वाला एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं साइन थीटा बराबर थीटा होता है, और आपको यहाँ पे थीटा 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू को 2 डिग्री लिख दूं क्या, या 2 लिख दूं क्या? ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही नहीं है, ये है गलत। तुम्हें खुद पता होगा साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, और तुम कह रहे हो 2, तो सही है गलत है? लॉजिकली खुद सोच लो। साइन थीटा बराबर थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा उसमें डिग्री में होगा या रेडियन में होगा? रेडियन में होगा। तो पहले जो एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है उसे जनाब रेडियन में कन्वर्ट तो कर लो। देखो देखो कितने गरीब लोग हैं, नहीं आ रही बात समझ में? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखें ध्यान से। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 डिग्री इंटू पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? साइन पाई बाय 90 रेडियन। अब आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी? पाई बाय 90 के बराबर आ जाएगी। गलती नहीं होनी चाहिए, मार्क करके लिख लेना पहले। अगर थीटा डिग्री में, ये मुझे पता है, मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता दूं कि ऐसा ही करना है, लेकिन तुम फिर भी गलती करोगे। अगर साइन 2 लिखा हुआ है, साइन 2 डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या 2 लिख दूंगा क्या? अरे बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तुम क्या कर रहे हो? साइन थीटा बराबर थीटा लिखना है। लेकिन अगर थीटा डिग्री में दिया हुआ है, अगर थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो जनाब पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट करें? रेडियन में कन्वर्ट करें, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तुम्हें आता है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई करें। अब आपको यहाँ पे जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल जो तुम देख पा रहे हो, ये एंगल है आपका रेडियन में, लेकिन ये वाला एंगल था डिग्री में। क्लियर? अब इसी तरीके से अगला सवाल कर लोगे, अब तो समझ आ गया होगा। y बराबर 2 साइन 3 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? हाँ, अगर आपको एंगल ऑलरेडी रेडियन में दिया होता तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक, साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा जो है, मतलब जो एंगल है, अगर हम डिग्री में बात कर रहे हैं तो डिग्री में वो एंगल 10 डिग्री से कम होना चाहिए। हाँ, ये बताएं 2 साइन 3 इंटू कॉस 2 कितना होगा? क्या साइन 3 को मैं डायरेक्टली 3 लिख दूं क्या? क्या साइन 3 को मैं डायरेक्टली 3 लिख दूं क्या? नहीं। देखें ध्यान से, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, चेक करें, बराबर सॉल्व करें, दिमाग का यूज करते रहें। जब आप कोशिश करेंगे तभी आप सीखेंगे, अगर आपसे गलतियां नहीं होंगी तो आप कभी नहीं सीखेंगे। बताएं क्या वैल्यू आ रही है? देखो ध्यान से, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3 आएगा क्या? अगर एंगल बहुत स्मॉल है, जरा ध्यान से देखना, क्या ये एंगल डिग्री में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, तो साइन थीटा को थीटा लिखूंगा, लेकिन थीटा किस में होगा? डिग्री में या रेडियन में? डिग्री में या रेडियन में? रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से। और बताओ कॉस, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? अरे यार ये तो पता ही नहीं होगा तुम्हें, ये नहीं पता होगा। कॉस 2 की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, कॉस थीटा तो अप्रोक्सीमेटली 1 के ही बराबर होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू को तो मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूं। तो जल्दी से बताओ, ये 6 अपॉन 180 आ गया, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गई? पाई बाय 30। कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है? समझ में आ रहा है कुछ?
बहुत सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन आगे सवालों को सॉल्व करने में तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन याद करना है। आज की क्लास में मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसमें समझने वाला पार्ट कम है, याद करने वाला पार्ट ज्यादा है, और बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है जो गलती ना कराएं, क्योंकि हमें तो भैया नदी पार करनी है नाव में बैठ करके। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि थीटा इन रेडियन होना चाहिए, अगर एंगल डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करो। और ये अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड होगा? क्या ये हमेशा वैलिड होगा? अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक बड़ा सा एंगल दे दूं, ये अप्रोक्सीमेशन क्या हमेशा वैलिड है? इफ आई विल आस्क यू कि y बराबर sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, y बराबर sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो लोग कहेंगे कि लो सर मैं भी लिख देता हूँ, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 30 इंटू पाई बाय 180, तो सर मेरी वैल्यू पाई बाय 12 आ रही है। क्या ये जनाब सही है? क्या ये जनाब सही है? अरे बेटा, sin 30 की वैल्यू तो तुम्हें खुद याद है, 1/2 होती है। ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या? यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है, जल्दी बताओ, यहाँ मैंने कोई गलती करी क्या? बिल्कुल करी है। ये एंगल जो दिया है, ये कितना एंगल है? ये एंगल है 30 डिग्री, और मैंने बोला था ये अप्रोक्सीमेशन तभी वैलिड होगा जब एंगल डिग्री में 10 डिग्री से कम हो, और तुम यहाँ पे जो एंगल लिख रहे हो 30 है जो कि 10 से ज्यादा है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। तो अप्रोक्सीमेशन लगाते समय इमोशनली फ्लो मत करने लगना, जस्ट चेक इट कि एंगल 10 से कम है या 10 से ज्यादा है। तो बताओ, अगर आपसे साइन 30 की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप पाई बाय 12 लिखोगे या फिर 1/2 लिखोगे? पाई बाय 12 लिखोगे या फिर 1/2 लिखोगे? साइन 30 की वैल्यू तुम्हें याद है, खुद याद है, बताओ क्या लिखोगे? y की वैल्यू 1/2 लिखोगे। क्या क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छे, समझ आ गया है, आगे बढ़ा जाए। इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ, अप्रोक्सीमेशन अप टू द 10 डिग्री वैलिड है, बिल्कुल लेस देन 10 डिग्री मतलब। और आपसे जनरली जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन दिया जाएगा तो वो बाउंड्री पे बात नहीं करेंगे, वो आपको एंगल छोटा ही देंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये cos थीटा की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1 कैसे लिखा? आपको खुद पता है बेटा, cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम एंगल को 0 से 10 की तरफ लेकर के जाते हैं तो उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, वो चेंज बहुत कम आता है। cos 10 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होती है। सर कितनी कम होती है? 0.99999 समथिंग। सर कहां तक ना, जहां तक तुम लिख सकते हो। तो ये जो एरर आ रहा है, आप यहाँ पे देखें मैं एग्जैक्टली इक्वल कहां लिख रहा हूं? मैं यहाँ पे इक्वल लिख रहा हूँ क्या जनाब? ये इक्वल का साइन है क्या? अप्रोक्सीमेशन का साइन है। मैं ये कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 1 के बराबर आती है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं आएगी। अगर आपसे मैं cos 2 की वैल्यू पूछूं तो एग्जैक्ट वैल्यू वो 1 नहीं आएगी, वो थोड़ा सा 1 से कम आएगी। सब कितना कम? इतना कम, इतना थोड़ा सा कम, इतना थोड़ा सा कम, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो एरर आ रहा है एक्चुअल वैल्यू में और जो अप्रोक्सीमेशन में, ये एरर बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन ले पा रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल। ये अभी एंगल्स के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी अगली क्लास भी है ना। आज अगली क्लास किस सब्जेक्ट की है बेटा? मैथ्स की है, ओके ओके। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बेटा देखो 2 इंटू साइन 3 इंटू कॉस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन थीटा इन रेडियन होना चाहिए, तो 3 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपको पता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इनटू cos थीटा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन से आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो वो वैल्यू 1 रख दी गई है यहाँ पे। तो ये 2 इंटू 3 6, तो 6 अपॉन 180, तो इसी को हमने अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर कर दिया? पाई बाय 180 के बराबर कर दिया। क्लियर? हाँ। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, वैसे आपको मिल गई होगी। आपको एक सैंपल पेपर मिला होगा, ये बात क्या आप लोगों को पता है? एक सैंपल पेपर दिया गया होगा,
ओके, तो अब आपको क्या करना है, उस सैंपल पेपर का पर्पस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस सैंपल पेपर का पर्पस है कि उस पेपर को आप अटेम्प्ट करें और देखें कि जेईई एडवांस के पेपर किस तरीके के आते हैं, मतलब आपको पैटर्न पता चले, आपको मार्किंग स्कीम पता चले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने आज तक कभी जेईई का एग्जाम तो दिया नहीं है या जेईई एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं किए, तो वो सैंपल पेपर इसलिए दिया गया है। अब सुने, उस सैंपल पेपर में ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो अभी आपने नहीं पढ़े, क्योंकि वो तो सैंपल पेपर है। आगे की क्लासेस में आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आप उनको लेकर के पैनिक मत होना अगर क्वेश्चन ना बनता है। मान लो हो सकता है उसमें वेक्टर का क्वेश्चन मिल जाए या कोई ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन मिल जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो यू डोंट गेट पैनिक। आपको सैंपल पेपर देने का मेन पर्पस ये है कि आप सीखें कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। एज इट इज सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपको मैं टेस्ट की डेट बता देता हूं, आपके टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। जो आपका टेस्ट होना है पहला टेस्ट, वो टेस्ट आपका होना है 6 जून को। कब होना है बेटा? 6 जून को आपका पहला टेस्ट होना है, ठीक है। तो ये आपको सैंपल पेपर दिया गया है, ईमानदारी से सुन लेना, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, ऑनेस्टी। 180 मिनट सिटिंग पोजीशन में बैठ करके, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना उस तरीके से, ऐसे नहीं कि आराम से लेटे हुए हैं चद्दर डालकर, हाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर सिटिंग पोस्चर में बैठ करके, टाइम सेट करके 3 घंटे निकालें अपने जीवन में समय, और उस पेपर को अटेम्प्ट करें। आपको समझ में आएगा कि फिर हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? क्या आप लोगों को सैंपल पेपर मिल गया है? कितने स्टूडेंट्स को नहीं मिला है? एल प्लस के अकाउंट पे होगा, और इवन शायद आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी। काफी सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है वो एक बार एल प्लस के अकाउंट पे देखें, और आपके पास कोई मैसेज भी आया होगा, ठीक है। सिलेबस अभी नहीं बताया जाएगा टेस्ट का बेटा, टेस्ट से एक हफ्ते पहले आपको लगभग सिलेबस का आइडिया दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एलिन में जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें सिलेबस अप टू द लास्ट क्लास आता है, मतलब 6 जून से पहले तक जितनी भी क्लासेस होंगी वहां तक आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर झूठ बोल रहे हैं, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो, क्योंकि मुझे पता है तुम किसी की बात ऐसे मानते नहीं हो। मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे लूं लेकिन तुम वही करोगे जो तुम्हारा मन कर रहा है। तो एक बार ऐसा करो, तुम अपने मन से करके देख लो, और जब थक हार जाओ, जब तुम्हारे मार्क्स वगैरह नहीं आए, तो फिर मेरे पास चले आना मेरी शरण में कि गुरुजी बस आप जो कहेंगे बस वही हम मानेंगे, क्योंकि जब तक इंसान गलती नहीं करता है ना तब तक उसे ये बात समझ में नहीं आती, ठीक। तो जिन लोगों को सैंपल पेपर नहीं मिला है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। मैं कल की क्लास में डेफिनेटली आपको बता दूंगा कि सैंपल पेपर जिन लोगों को नहीं मिला है वो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए पैनिक ना हो। वैसे कितने स्टूडेंट को सैंपल पेपर मिला, एक बार वाई टाइप करें। कुछ स्टूडेंट्स कर दें जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि मिला तो है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कॉस को आप रेडियन में कन्वर्ट क्यों नहीं किए। बेटा रेडियन में कन्वर्ट करके भी क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू होती ही 1 है, थीटा के बराबर होती तो रेडियन में कन्वर्ट करते उसको। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मेरा फेस शायद ओके, थोड़ा सा इको आ रहा होगा, कोई नहीं अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, बेसिक मैथ्स अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं एक और बात आप लोगों को बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दी जाएगी। चलिए अब हम अपन लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए रेस नंबर कौन सा मैंने होमवर्क में दिया था? रेस नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो प्लीज रेस नंबर 4 आप जल्दी से निकालें। ये मैंने स्क्रीन पे आंसर्स लिख दिए हैं, आप जल्दी से आंसर्स नोट करें।
और मुझे बताएं, मैंने 2 क्वेश्चंस नहीं दिए थे, इसमें भी 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होल्ड करने के लिए बोला था। कौन कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 8 को अपन लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा और इसे हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आज आपको बताया है, मतलब मैंने आज की क्लास में आपको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। ठीक, ओके। तो आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस मोर देन 5 कितने स्टूडेंट्स का सही है? क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आप लोगों को? एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, आई थिंक अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी। आंसर्स नोट कर लें। यस, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 और 8 बेटा मैं आज की क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, है ना? चलिए अब अपन लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। आंसर्स नोट कर लिए हैं आपने? बहुत अच्छे, काफी सारे स्टूडेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, बहुत अच्छे। हाँ, अब मुझे बता दीजिए आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो चूरन है, पूछना भी बेईमानी है, ना इंसाफी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा आप सभी लोगों से, हुआ है भाई? ओके, ठीक है। 3 4 में डाउट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया नहीं था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3? हाँ, मैं अभी सारे एक्सप्लेन करूंगा बेटा वन बाय वन, क्वेश्चन नंबर 7 भी बताऊंगा, सो डोंट गेट पैनिक, ठीक है? देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे x के साथ b स्क्वायर ऐड हो रहा है और x है आपका डिस्टेंस, जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अगर x आपका डिस्टेंस है तो आपको समझ में आ रहा है कि जो b स्क्वायर का डायमेंशन होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि जो b स्क्वायर का डायमेंशन होगा क्या वही डायमेंशन x का होना चाहिए। और x का डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है, x का डायमेंशन किसके बराबर है? l के बराबर है। तो यहां से मेरे पास बी स्क्वायर का तो डायमेंशन आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि बी स्क्वायर को आप एक्स के साथ ऐड कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पे हमें ए का डायमेंशन निकालना है, तो आप यहां पर ध्यान से देखें, u बराबर आपने क्या लिखा है एक्सप्रेशन, a रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जो u का डायमेंशन होगा, देखना बेटा ध्यान से, जो u का डायमेंशन होगा क्या वही डायमेंशन a रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर का होगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो x का डायमेंशन है वही b स्क्वायर का डायमेंशन है। तो इसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a रूट एक्स अपॉन एक्स का डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन a अपॉन बी स्क्वायर का होगा। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपने x को बी स्क्वायर के साथ ऐड किया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है जनाब, जल्दी से बताएं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है
कि x और b स्क्वायर दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो इसी एक्सप्रेशन को स्प्लिट करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन का डायमेंशन, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन का डायमेंशन इसके बराबर होगा। क्लियर? तो देखें जरा ध्यान से, यहाँ पे मुझे बेसिकली किसका डायमेंशन निकालना था, ए का डायमेंशन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए का डायमेंशन होगा वो डायमेंशन किसके बराबर होगा, u इंटू बी स्क्वायर के बराबर होगा। u क्या है, u क्या है बेटा, यहाँ पर u है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन पता है? बिल्कुल पता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। कोई भी एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, इंटू एल। तो यहां से ए का डायमेंशन आ जाता है एम एल क्यूब इंटू टी की पावर -2। क्या ये बात समझ आ गई है? सीधे सीधे बेटा a अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन हमने u के बराबर कर दिया है, तो हमारे पास a का डायमेंशन आ जाएगा। आप यहां से देखें ध्यान से, a अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन सीधे u के बराबर कर दिया है। ठीक है, हाँ एक मिनट, यहाँ पे रूट एक्स हमने गायब कर दिया। ओके, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ a नहीं है, न्यूमरेटर में क्या है, a रूट एक्स है। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो a रूट एक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो a का डायमेंशन होगा वो डायमेंशन किसके बराबर होगा, u इंटू बी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। क्लियर? बताओ जल्दी से, u का डायमेंशन क्या लिखोगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू बी स्क्वायर का डायमेंशन l है, रूट एक्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे, l की पावर 1/2। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाता है एम एल की पावर 3/2। सॉरी, आप अब इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एम एल की पावर 7/2 और टी की पावर -2। क्या ये बात समझ में आई? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से ए का डायमेंशन आ गया और बी का डायमेंशन आ गया। क्लियर? तो ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और एक बात और मैं बता देता हूं कि जब मैं हैंडआउट शेयर करता हूं तो आपको हैंडआउट मिलता है या नहीं मिलता? आप हैंडआउट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो हैंडआउट के साथ मैं रेसेस के सॉल्यूशन भी शेयर करता हूं, तो प्लीज आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ आती है तो आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, बी स्क्वायर का डायमेंशन एल के बराबर होगा। बी स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये गलती हुई है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं होगा, बी स्क्वायर का डायमेंशन एल के बराबर होगा। तो ये एल क्यूब 1/2, तो ये 5/2 आएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब ठीक है बेटा, यहाँ से आपके पास ए का डायमेंशन आ गया और सिमिलरली आपके पास टी का डायमेंशन आ जाएगा। तो ए का डायमेंशन ये आ रहा है, ए बी स्क्वायर का डायमेंशन ये आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 बढ़िया क्वेश्चन है, 4 वैसा ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्लास में आपने एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन किया था, याद है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जल्दी से देखिएगा। फोर्स जो लग रहा है रिवर में, वो फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, फ्लो स्पीड मतलब स्पीड पर, और रेडियस ऑफ द स्टोन पर। जो फोर्स है वो इन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि रेशियो ऑफ अ ड्रैग फोर्स ऑन अ 2 स्फेरिकल स्टोन्स ऑफ रेडियस 10 एंड 20 सेंटीमीटर। मान लो हमने 2 स्टोन यहाँ पे कंसीडर किए जिसमें एक का रेडियस 10 है और अगले का रेडियस 20 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन पे जो भी फोर्सेस लगेंगे वो रेशियो क्या आएगा। तो हमें पहले पता तो चले कि फोर्स इन गिवन टर्म्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो वो हमें सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। हमने मान लिया कि वो d की पावर x, v की पावर y और r की पावर z पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब आपको क्या x, y और z की वैल्यू निकालनी आती है? x, y, z की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आप इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन रख देंगे। आप जानते हैं d डेंसिटी है, v स्पीड है और r क्या है, रेडियस, और रेडियस का डायमेंशन वही होगा जो लेंथ का डायमेंशन होगा। क्या ये बात क्लियर है?
बेटा रेस नंबर 4 का सॉल्यूशन पीडीएफ तो अब मैं शेयर करूंगा ना डिस्कस करने के बाद। अब देखें, आप जब यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करेंगे तो पावर्स को कंपेयर करने पे x की वैल्यू 1 आ जाती है, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 2 आ जाती है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा dv² into r²। अब जो हमने दो स्टोन्स लिए हैं उन दो स्टोन्स की डेंसिटी और स्पीड तो सेम है, क्योंकि सेम रिवर में रखे हुए हैं। उन स्टोन्स में चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है। और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हमारा फोर्स है वो r² के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं F1/F2 बराबर क्या होगा, R1/R2 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लिखा है? हाँ बेटा क्या हुआ युग अग्रवाल, 7/2 ही तो लिखा है फाइनल आंसर, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमने आंसर लिखा है उसमें l की पावर 7/2 ही तो आ रही है बेटा। हाँ देखिएगा ध्यान से, तो अब आप देख पा रहे हैं दो अलग अलग स्टोन आपने जो कंसीडर किए उसमें फोर्सेस का जो रेशियो है, क्या इस रेशियो को आप 1/4 के इक्वेट कर सकते हैं? कैसे लिखा है ये 1/4? R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू 20। तो जैसे आप पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा। ओके बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 5 में आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया गया है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये बोला गया कि ये ऑपरेशन वैलिड है। ऑपरेशन वैलिड होने का मतलब क्या है, देखें अगर इन्होंने x को y के साथ ऐड किया है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो x का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन y का होगा। क्लियर? और y को z के साथ सब्ट्रैक्ट किया है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर y में से आप z को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y और z का भी डायमेंशन सेम होगा। तो आपको पहले वाले एक्सप्रेशन और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि x, y और z तीनों के डायमेंशंस क्या हैं? तीनों के डायमेंशंस हैं करेक्ट। अरे करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, तीनों के डायमेंशंस क्या हैं? सेम है। तो बताओ यहां से आप बोल सकते हो पहला वाला ऑपरेशन वैलिड होगा, x प्लस माइनस जेड, बिल्कुल होगा, क्योंकि x और z दोनों के डायमेंशन क्या है? सेम। if any one of the three is known then the dimension of other two can be predicted। ऑब्वियस सी बात है, तीनों के बराबर है और अगर आपको किसी एक के डायमेंशंस पता चल जाए तो बचे हुए दो के तो वैसे ही पता चल गए, क्योंकि x, y और z तीनों के डायमेंशन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो तीनों के डायमेंशन सेम है, तो ये भी सही हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, देखना क्या बोल रहा है। इफ द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑफ देम इज नोन देन द डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड। इस क्वेश्चन को समझें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर आपको x का डायमेंशन पता है और y का डायमेंशन पता है तो आपको z का नहीं पता चल गया? मतलब x इंटू वाई का अगर डायमेंशन पता है, क्योंकि आपको पता है कि x इंटू वाई का डायमेंशन कितना होगा। अगर x का डायमेंशन और y का डायमेंशन सेम है और x का डायमेंशन और y का डायमेंशन a है तो x इंटू वाई का डायमेंशन कितना होगा? a स्क्वायर के बराबर। तो a स्क्वायर है तो यहाँ से तुम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो आपको z का भी डायमेंशन पता चल जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर 4 पता है तो 2 तो पता ही है। क्लियर? स्क्वायर रूट कर दो सीधे सीधे। डी ऑप्शन देखना, इफ द डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू ऑफ देम इज नोन। अरे बेटा क्वोशिएंट तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे x का डायमेंशन अपॉन y के डायमेंशन की वैल्यू पता है, तो अगर दोनों के डायमेंशन सेम है तो x अपॉन y करोगे तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई ना। तो वो कह रहा है अगर मुझे x अपॉन y की वैल्यू पता है तो क्या मुझे z का पता चल जाएगा? अगर तुम x को y से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, डी ऑप्शन देखो, डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ एनी टू ऑफ देम इज नोन। अरे क्वोशिएंट ही 1 मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो अगर आपको 1 पता है तो आप बता दोगे कि कौन सा डायमेंशन है? नहीं बता पाओगे। क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? क्या सभी को ये मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लॉजिकली सोचना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, which of the following expression is or are not allowed। कौन सा एक्सप्रेशन अलाउड नहीं होगा?
क्या ये आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर वो एक्सप्रेशन डायमेंशन लेस नहीं आया तो वो अलाउड नहीं होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया था ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि इंडिविजुअली हर लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जो ये टर्म लिखे हुए हैं इनके आपको डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। आप डायमेंशंस हर किसी के निकालो और चेक करो कि किसका डायमेंशन लेस आ रहा है। अगर डायमेंशन लेस आ रहा है तो अलाउड है, अगर डायमेंशन लेस नहीं आ रहा तो अलाउड नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ए ऑप्शन बता देता हूँ। ए ऑप्शन में क्या था, पीटी बाय एम आर। पी क्या है, प्रेशर। टी क्या है, टाइम। एम क्या है, मास। आर क्या है, डिस्टेंस। इन सभी के हमने डायमेंशन लिखे। तो बताओ ए ऑप्शन तुम्हारा डायमेंशन लेस आ रहा है क्या? ए ऑप्शन डायमेंशन लेस आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है। अब बी वाला देखो, पी आर टी स्क्वायर बाय एम। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि बी वाला ऑप्शन क्या आ जाता है, डायमेंशन लेस। अगर डायमेंशन लेस आ गया तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये वाला बी ऑप्शन तो अलाउड है, क्योंकि इसमें लॉग के अंदर जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है इसके डायमेंशन क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं पी आर टी स्क्वायर अपॉन एम क्या है जनाब बेटा, क्या है, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब ये अलाउड है। इसी तरीके से क्या आप सिमिलरली सी और डी वाले ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं? आप सी और डी को जब चेक करेंगे तो सी और डी भी डायमेंशन लेस नहीं आता। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ लिया करो क्या पूछा है, नॉट अलाउड। कौन कौन से अलाउड नहीं है? तो आप बताओ जल्दी से, आपका आंसर बॉम्बे होगा या आगरा, कैलकाटा और दिल्ली होगा? ये गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इनकरेक्ट ऑप्शंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ए, सी और डी। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग पढ़ें। इसका डी ऑप्शन में हो सकता है आपसे गलती हुई हो, पढ़ लें सभी लोग। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, रिवीजन करते समय इस क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं। देखो यहाँ पे एक नया सिस्टम बनाया गया, एक्मे सिस्टम। ठीक है, और उस न्यू सिस्टम में आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है। क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन पढ़ लिया सभी लोगों ने? एक न्यू सिस्टम है, जैसे आपको याद होगा अपन भी अलग अलग नाम से नए सिस्टम बनाते थे। एक एपी सिस्टम बनाया था, उसी तरीके से इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, एक्मे सिस्टम। इन्होंने यूनिट ऑफ मास क्या लिखा है, अल्फा केजी। मतलब यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास क्या है, अल्फा केजी है। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, लेंथ बताओ, लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है इनके सिस्टम में, बीटा मीटर है। और यूनिट ऑफ टाइम क्या है? मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन गारंटी से आपसे सही होंगे, गलती होने के चांसेस ही नहीं है। अब देखना, मैं यहाँ पे ए बी सी तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं कोई एक ऑप्शन बता देता हूँ, बचे हुए तुम कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा है 1 जूल इन न्यू सिस्टम। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? आपसे पूछा जा रहा है 1 जूल नए वाले सिस्टम में कितना होगा। तो देखो कैसे करोगे, बेसिक अप्रोच बताओ क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। N1 U1 बराबर N2 U2। मैं बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम जूल की बात कर रहे हैं तो जूल के डायमेंशंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा ही सिस्टम लिखूंगा और यहाँ पे एक्मे सिस्टम लिखूंगा। अब देखना, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 जूल लिखा हुआ है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 1, ये किस सिस्टम में दी हुई है, ये एसआई सिस्टम में दी हुई है। तो एसआई सिस्टम में वैल्यू 1 हो गई। यूनिट क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये मैं कौन सा ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ जनाब? क्यों बेटे, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है? यस, मैं डी भी बताऊंगा बेटा, अभी बी को देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं N2। N2 एक्मे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके बारे में नहीं पता। अब आते हैं यूनिट लिखनी है। अब देखना, यूनिट ऑफ मास एसआई सिस्टम में आपकी बेटा केजी हुआ करती थी, लेकिन उस नए वाले सिस्टम में कितनी है, अल्फा केजी। तो केजी लिखोगे या अल्फा केजी लिखोगे? अल्फा केजी लिखोगे। मीटर की जगह मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे लेंथ की जो यूनिट है
वो कितनी है, बीटा मीटर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बीटा मीटर का होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड, टाइम की यूनिट यहाँ सेकेंड है, गामा सेकेंड है, गामा सेकेंड, उसका स्क्वायर। अब आपको पता है इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, डिवाइड कर दिया जाए सारी क्वांटिटीज को, इसको केजी से डिवाइड कर देंगे तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर N2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा का स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे निकाला, डिवाइड करेंगे और आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं केजी से केजी कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा और अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं लास्ट इसके ऑप्शन पर, ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमसे गलती हो जाती है। गलती उन्हीं लोगों से होती है जो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं और नोट डाउन नहीं करते हैं। मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला करके एक बात बोलता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार देख लो कि आपको N1 की वैल्यू दी हुई है या फिर N2 की वैल्यू दी हुई है। देखना जरा ध्यान से, डी ऑप्शन पे आपको लिखा है अल्फा एक्मे इन वॉट। एक बात बताओ, जो अल्फा वैल्यू दी हुई है उसके आगे क्या लगा हुआ है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, एक्मे। मतलब ये जो अल्फा वैल्यू दी हुई है ये मुझे नए वाले सिस्टम में दी हुई है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, इन वॉट। वॉट किसकी यूनिट है, एसआई सिस्टम की यूनिट है। तो ध्यान से देखना, वॉट एसआई सिस्टम की यूनिट है। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक्सप्रेशन N1U1 बराबर आप क्या लिखेंगे, N2U2। आप लिखते हैं यहाँ पे एसआई सिस्टम और यहाँ पे आप लिखते हैं एक्मे सिस्टम। आपको अल्फा एक्मे दिया हुआ है तो पहले तो इस बात को समझ लो कि N2 की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि अल्फा के आगे नई वाली यूनिट यूज हो रही है और यहाँ पे आपको N1 फाइंड आउट करना है और ये वॉट है। वॉट को एसआई सिस्टम में आप कैसे लिखेंगे, जल्दी बताएं कैसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब। पता है ना, वॉट पावर, पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ? हाँ बेटा, बस 5 मिनट में क्लास छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। आपकी मैथ्स की क्लास 10 बजे से है तो पैनिक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा, तो समझ में आया गलती क्या होती है, जो अल्फा दिया हुआ है दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द न्यू सिस्टम। अब इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या लिखोगे, केजी की जगह यहाँ पे अल्फा केजी, अब तो बहुत आसान हो गया है। मीटर की जगह क्या लिखोगे, बीटा मीटर का होल स्क्वायर और सेकंड का क्यूब है तो सेकंड का क्यूब मतलब क्या लिखोगे, गामा सेकंड का क्यूब। क्या यहाँ से आपके पास अब N1 की वैल्यू आ जाएगी? क्या सभी को क्लियर है? आई होप कि डी ऑप्शन हो गया होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा से करना है, याद रखिएगा इस बात को। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, एट्थ तो मैंने दिया ही नहीं था, ठीक है, एट्थ नहीं करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन हो ही चुका है, किसी को दिक्कत? ठीक है, मतलब हमारी रेस कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छे। इसके अलावा क्या दिया था, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सुन लीजिएगा ध्यान से। क्या इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा ट्यूटोरियल क्लासेस वाले सर के साथ डिस्कशन हुआ और हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला कि हम डिस्कशन का पार्ट जो है उसको अब हम शेयर कर लेते हैं। कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा लाइव क्लासेस में और कुछ चीजें जूम ट्यूटोरियल क्लासेस में डिस्कस की जाएंगी। तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, O2 S2 और SCV, ये तीन चीजें आगे से आपकी किस में डिस्कस होंगी, ट्यूटोरियल क्लासेस में। ट्यूटोरियल क्लास बोल सकते हैं या आप डाउट क्लास बोल सकते हैं। मैं होमवर्क मैं दिया करूंगा लेकिन डिस्कशन उसका कहाँ पे होगा, उसका डिस्कशन कहाँ पे होगा, ट्यूटोरियल क्लासेस में। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ठीक, तो होमवर्क दिया करूंगा लेकिन अगर कोई भी चीज ट्यूटोरियल क्लासेस में समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, मेंशन करिएगा, लेकिन प्लीज कॉपरेट करिएगा, तभी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो लाइव क्लासेस में हम डिस्कशन किस किस चीज का करेंगे, O1 S1 जेई मेंस जेई एडवांस का। इसके अलावा O2 S2 और SCB वहां डिस्कस होगी, रेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको पता है ना कल भी फिजिक्स की क्लास है, कल भी फिजिक्स की क्लास है मॉर्निंग में, ठीक है, याद तैयार रहिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल, मैं O2 S2 का होमवर्क आपको रेगुलरली नहीं दिया करूंगा,
एक साथ दिया करूंगा और आपकी वीक में जो एक ट्यूटोरियल क्लास हुआ करेगी उसमें आपका O2, S2 और SCV का डिस्कशन हो जाया करेगा, ठीक है। ओके, तो आज क्या होमवर्क लेंगे बताएं। चलिए, आज आपको होमवर्क नहीं देता हूँ, ठीक है, कल ही क्लास है ना आपकी। आज मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है आपको क्या करना है आज। आज कोई आपको नया होमवर्क नहीं दिया जा रहा, कल दूंगा अच्छे से भर भर के। आज तो तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ। क्या टास्क दे रहा हूँ? मैंने थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी, जल्दी बताओ क्या टास्क दे रहा हूँ। सैंपल पेपर करना है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया। आपने वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट या जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम आपके 2 पेज के होने चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज के। 2 पेज में पूरा यूनिट एंड डायमेंशन कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों के पास सैंपल पेपर नहीं है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप पैनिक ना हो, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स को सैंपल पेपर नहीं मिला है, ठीक है। मैं सैंपल पेपर को अपलोड कर दूंगा। एक काम करता हूँ, ये किया जा सकता है कि सैंपल पेपर को आपका अपलोड करा दिया जाए, ठीक है। तो मैं उस सैंपल पेपर को अपलोड करा दूंगा, ठीक है। हाँ, रेस नंबर 2 के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और रेस नंबर 4 के भी 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो उसे हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मतलब कल की क्लास में अपन लोग 2 क्वेश्चन रेस नंबर 2 के और 2 क्वेश्चन रेस नंबर 4 के डिस्कस कर लेंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे, ठीक है। पढ़ाई समझ में आ रही है? आज जो भी बेसिक मैथ्स में मैंने बेसिक चीजें बताई हैं उसको पढ़ के आइएगा। अब बेसिक मैथ्स में मुश्किल से 20 से 25 मिनट का बचा हुआ है और उसके बाद कल अपन लोग अपने फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज व्हाट, वेक्टर्स। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और अब काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स होने वाली है, तो प्लीज क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, अप टू डेट रहें। मिलते हैं हम कल की क्लास में, ओके। बिल्कुल, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेसिक मैथ्स में नहीं बताया जाएगा। ये बात हम काइनेमेटिक्स में कवर करेंगे। जब हम काइनेमेटिक्स 1D पढ़ा रहे होंगे उसी समय हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी कवर करेंगे। तो मेरी बातें क्लियर हैं सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए, शॉर्ट नोट्स में पूछ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स की शॉर्ट नोट्स में सर हमें क्या करना है। शॉर्ट नोट्स में बेटा आपको क्या करना है, जितने भी आपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़े हैं उन सभी स्टेटमेंट्स को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। कि मान लो आपके पास सिर्फ 1 घंटा है और यूनिट एंड डायमेंशन रिवाइज करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, क्लास नोट्स तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो उस समय आप उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। चलिए फिर मीटिंग ओवर करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कुछ स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? कुछ स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं तो एक बार मैं अनम्यूट करता हूं, आप अपनी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। वेट करिएगा 1 मिनट। हाँ, अभी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो किसी को अपनी कोई बात बतानी है। तो ये शॉर्ट नोट्स कौन से रजिस्टर में बनाए? क्या बेटा? शॉर्ट नोट जो बनाने हैं वो कौन से रजिस्टर में बनाए? नोट्स वाले रजिस्टर में? नहीं, एक आप अलग से सेपरेट एक छोटी सी कॉपी ले सकते हैं या A4 साइज के आप अपने पास पेपर रख सकते हैं। अगर आपके पास A4 साइज के पेपर हैं तो उसमें आप अलग से बनाएं, जो आपकी मेन नोट्स की कॉपी है उसमें ना बनाएं, ठीक है। ओके सर एलन प्लस के अकाउंट में तो टेस्ट आर अनअवेलेबल दिखा रहा है। सर वो जो था ना सैंपल पेपर वाला, तो हाँ। कल हम लोग का जो हुआ था ना इस पे जूम पर ट्यूटोरियल क्लास, उसमें सर भी बोले थे, लेकिन
फिर उन्होंने बताया था कि ये अभी सिर्फ जो 7 वाला बैच था ना सर, उसका सैंपल पेपर अभी उन्होंने सिर्फ रिलीज अच्छा अच्छा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी एकेडमिक्स, मेरी क्लास ओवर होने के बाद मैं अपनी एकेडमिक्स टीम से बात करता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको कल तक अपडेट कर दूंगा, तो आप पैनिक नहीं इस बात को लेकर के। सर आलोक तो सर जो बोले पेपर थे होगा कि वो सिर्फ तो आपको फिजिक्स कल का मिल होगा। जाएगा। तो के लिए नहीं है TMP3 के लिए। आप लोगों को मिल जाएगा, आप पैनिक ना हो, ठीक है बेटा। तो सर, एक जो रिक्वेस्ट पेपर होगा वो सिर्फ फिजिक्स का होगा। सर, एक ट्यूटोरियल क्लास में सर माइक अनम्यूट नहीं करते हैं सर। तो आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, ठीक है। सर कहते हैं कि कौन से बैच में? TMP2 TMP2, ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। सर आप मैथ्स के लिए कोई टिप्स दे सकते हो प्लीज सर? मतलब क्या कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है क्या बेटा? सर अभी बहुत नो फास्ट सर, जा रहे हैं और नो सर, मैथ वाले सर बिल्कुल सही है। नहीं समझ में आता है सर। सर समझ में तो आता है सर, मैथ लेकिन मेरी बात सुनिए कंफ्यूजन ध्यान होती से। है सर कि नोट्स उसका कैसे प्रिपेयर करें। बिल्कुल, मेरी बात ध्यान से सुने। मैथ्स में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अभी तुम्हारे 20 दिन बहुत स्ट्रगलिंग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है 10th क्लास से। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। सर जो बातें बता रहे हैं बहुत अच्छे से सर की बातें सुने। सर जो भी बातें बताते हैं उसको नोट डाउन करें और मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अभी 20 से 25 दिन के बाद तुम्हें मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ पाएगा, ठीक है। सर मैथ में सर बिल्कुल सही है, समझ आ रहा है। इन बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी कम है लगता है मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो वही है, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस करते रहना सभी। सर पुलकित सर कोई क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं करते थे, उसके बाद सर छूट गया। VS सर आए, फिर वो आगे पढ़ाने लगे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी सर को बता देना तो मैथ्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। फिजिक्स में बताओ, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नो सर बिल्कुल बढ़िया। फिजिक्स एकदम झकास चल रहा है सर। बहुत अच्छा चल रहा है। फिजिक्स एकदम बढ़िया चल रहा है सर। बस ठीक है, चलिए बस पेशेंस रखना। अगर सर रेस का सर आज पूरी रेस सही होगी थी, सारे क्वेश्चन आंसर नहीं आता। सर लीव नहीं करिए सर। देखिए हमें ऑफलाइन मटेरियल कब तक मिलेगा? बेटा, आप सॉल्यूशन का आंसर की भी भेज दिए है ना, तो 5 जब days तो पहला अटेम्प्ट में नहीं आता है तो सर देख एक बार आंसर मिलाते हैं तो सर उसके सर क्लास को कंटिन्यू करिए ना सर। बस अब क्लास ओवर करते हैं। मैथ्स की क्लास शुरू होगी बेटा, 2 मिनट बाद मैथ्स की क्लास शुरू Yes, होगी। सर आप ही पढ़ाओ ना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ध्यान रखना है, फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखना है। पैंडेमिक है सिचुएशन, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ओके। और पढ़ाई Yes, sir. करते रहो जमदार तरीके से। Same to you, sir. सिलेक्शन चाहिए मुझे, सिर्फ सिलेक्शन नहीं, मुझे टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन चाहिए। मैं देखो भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारी इज्जत है या नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत बहुत है कोटा में, ठीक है। जो बच्चा मुझसे पढ़ता है ना वो IIT में टॉप रैंक लाता है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो भैया तुम्हारे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इज्जत फालूदा मत बना देना, तुम याद रखना। मुझे नहीं पता कितनी बिल्कुल सर, करनी पड़े, जी जान लगा दो, लेकिन Yes, मुझे sir. सिलेक्शन नहीं, मुझे टॉप रैंक चाहिए। Yes, क्लियर? sir. चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कल मुलाकात होगी। थैंक यू ओके सर। Bye थैंक यू sir. सर। Thank you sir. कंटिन्यू करो सर। सर आप ही